नमस्कार दोस्तों, वाईसीटी के मेन चैनल पे पब्लिकेशन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप लोगों का स्वागत है ना। हम लोग यहाँ पेट के एक पेपर सॉल्व कर चुके हैं शिफ्ट 1 का। ये शिफ्ट सेकंड का पेपर है 24/8/2021 को जो हुआ है। अब इसको हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इसमें कैसे क्वेश्चन आए हैं, इनकी पूरी व्याख्या भी दी गई है और इन व्याख्या को देख के आप समझ जाएंगे कि क्या कहते हैं आने वाले एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, बात करते हैं हम लोग। मैं प्रमोद पांडे आप लोगों को सॉल्व करा रहा हूँ पेट शिफ्ट सेकंड का पेपर। शिफ्ट फर्स्ट का हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है और इसके लिए आप ई बुक्स आराम से वाईसीटी से डाउनलोड कर सकते हैं, मंगा सकते हैं, या क्या कहते हैं हार्ड कॉपी भी आराम से मंगा सकते हैं और उसी तरह व्याख्या लिखी हुई है जैसे इसमें लिखी हुई है। आते हैं इस पेपर पे और चालू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में किस क्रम में भारत आए। देखिए, ये भारत में आने वाले विदेशियों का क्रम है। तो आप देखिए, भारत में अंग्रेज सबसे बाद में आए। अगर बात करें, ये ह्वेनसांग और फाहियान बौद्ध धर्म से रिलेटेड थे, ये तो पहले ही आए होंगे, तो ये प्राचीन भारत में आए थे। टॉमस रो आधुनिक भारत में आया था, तो इसमें सबसे पहले फाहियान आया था, उसके बाद ह्वेनसांग आया था और फिर उसके बाद टॉमस रो आए थे। तो इसमें जो सही क्रम है सबसे पहले फाहियान, सेकेंड, तो इसका ऑप्शन आंसर होगा सेकेंड। और ये देखिए इसकी व्याख्या भी इसमें दी है, देखिए समय भी दिया है। सबसे पहले देखिए फाहियान आया चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय 399 से 412 ईस्वी में, फिर ह्वेनसांग 630 से 643 में हर्षवर्धन के समय, और टॉमस रो जहांगीर के समय सबसे बाद में आधुनिक मिडल इंडिया में आया है। इस वजह से ये बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। सिराजुद्दौला बक्सर के युद्ध में तो पराजित नहीं हुआ, पलासी 1757 के युद्ध में सिराजुद्दौला पराजित हुआ है। तो इसका सही आंसर होना चाहिए पलासी का युद्ध। देखिए, पलासी का युद्ध सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच हुआ था 1757 में। बक्सर का युद्ध 1764 में हुआ था। मीर कासिम शुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय का त्रिगुट था। ये जो शाह आलम द्वितीय था, शुजाउद्दौला था, और वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसी और अंग्रेजी सेना के मध्य हुआ था। यहाँ देखिए तीनों युद्ध, जो चारों युद्ध है उनकी व्याख्या दे दी गई है। यही इस बुक की खासियत है कि आपको उसके साथ साथ भी और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। आधुनिक भारत का क्वेश्चन है। अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य था भारत के अधिक से अधिक हिस्सों पे कब्जा करना। तो ये जो हड़प नीति थी या डॉक्ट्रिन ऑफ ब्लैक्स थी, ये लॉर्ड वेलीजली की थी। किसकी थी? लॉर्ड वेलीजली की हड़प नीति थी। ये लॉर्ड वेलीजली की है। इसमें सही आंसर क्या होगा? लॉर्ड वेलीजली होगा। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेंसी ने क्या किया था, ये भी दिया है। सबसे बड़ी खासियत है, व्याख्या में आप देखेंगे ये भी दिया है। लॉर्ड डलहौजी कार्यकाल 1848 से 1856 ईस्वी तक था। डलहौजी ने भारतीय राज्यों को ब्रिटिश से सम्मिलित करने के लिए राज्य हड़प नीति अपनाई, जिसके तहत सतारा, जयपुर, संबलपुर, बघाट, उदयपुर, झांसी, नागपुर, अवध का विलय किया। डलहौजी के समय ही प्रथम रेल मुंबई से थाने के मध्य चली। ठीक है, इनमें से कौन हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो इसमें कौन आ गया? लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? धन्वंतरी क्या थे? धन्वंतरी एक चिकित्सक थे। पहली बात आप जान लीजिए, ये एंशिएंट हिस्ट्री के, एंशिएंट भारत में, प्राचीन भारत के एक बहुत अच्छे चिकित्सक थे, आयुर्वेद के ज्ञाता थे, और ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के सभा में रहते थे। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा में 9 रत्न थे, उसी में से एक ये भी थे। तो ये कौन है? सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। सेनापति नहीं, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को गुप्त काल में चंद्रगुप्त जो थे उन्हीं की सभा में एक आयुर्वेद के बहुत अच्छे चिकित्सक थे धन्वंतरी। ठीक है ना, जैसे चाणक्य थे उसी तरह ये भी थे। तो इसका सही आंसर होगा क्या? बी। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए व्याख्या भी लिखी हुई है। धन्वंतरी गुप्त वंश के प्रतापी शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे। शैल्य क्रिया के प्रवर्तक एवं प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिका। इंडिका जो बुक है, ये विवरण इंडिका मौर्य काल के समय, और ये मेगास्थनीज ने लिखी है, मेगास्थनीज की इंडिका। फाहियान बात हो चुका है, किसके समय आया था? गुप्त समय। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के समय आया था। तो मौर्य काल में
मेगास्थनीज था जिसने बुक लिखी थी इंडिका। ये समय भी दे रखा है सबका, देखिए यही सब व्याख्या के साथ समय भी दे रखा है, तो आपको बड़ा ही आराम रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन। साइमन कमीशन की घोषणा 1927 में हुई थी, लेकिन भारत वो आया था 1928 में। तो ये ध्यान रखिएगा 1928 में आया था। इसका बहुत विरोध हुआ, गो बैक साइमन के नारे लगे। उसका मुख्य कारण यही था कि इसमें भारत के लिए नया संविधान, नए कानून बनाए जाने थे और उसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था। आपको याद होगा कि लाला लाजपत राय को इसी में गो बैक साइमन आंदोलन का विरोध करते ही लाठी लगी थी लाहौर में और उनकी मौत हो गई थी। और इसीलिए लाला लाजपत राय ने मरते मरते ये बोला था कि मेरे सर पे पड़ी हुई, मेरे शरीर पे पड़ी हुई एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत में एक एक कील के समान होगी। तो ये बात साइमन कमीशन कब आया? 1928 में आया। ठीक है, साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर ही आगे चल के देखते हैं गोलमेज सम्मेलन और बहुत सारी चीजें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइमन देखिए गठन 1927 में हुआ था। सर साइमन अध्यक्ष थे, इसमें कोई भारतीय शामिल नहीं था, लेकिन ये भारत बॉम्बे पहुंचा था 1928 में। इसमें साइमन गो बैक के नारे इसीलिए लगे थे क्योंकि इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। फिर आते हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज की बात की गई? पूर्ण स्वराज की बात जो की गई है लाहौर में की गई है 1929 में। ठीक है, 1929 लाहौर दिया है, तो लाहौर में पूर्ण स्वराज की बात की है। यहाँ जवाहरलाल नेहरू ने सबसे पहली बार झंडा फहराया था और यहीं पे पूर्ण स्वराज की बात कांग्रेस ने की थी। देखिए स्वराज की बात अगर बात करेंगे तो कांग्रेस के 1906-07 के अधिवेशन में ही हो गई थी, लेकिन पूर्ण स्वराज की जब बात आएगी तो लाहौर अधिवेशन में हुई थी और कराची भी बगल में था। तो ये देखिए बम्बई के अध्यक्ष कौन थे? व्योमसेन बनर्जी कांग्रेस के स्थापना, लखनऊ के अंबिका चरण मजमूदार, गरम दल नरम दल और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन हो गया था। जो 1907 में कांग्रेस का विभाजन हुआ था वो 1916 में एक हो गए थे। और बम्बई इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बम्बई में प्रथम बार तेजपाल संस्कृत कॉलेज में ही कांग्रेस की स्थापना हुई थी। लाहौर देखिए जवाहरलाल नेहरू के समय 1929 में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था। कराची में कौन अध्यक्ष थे? वल्लभ भाई पटेल। ये 1931 में हुआ था। यहाँ मेन बात मूल अधिकारों पे हुई थी। किस पे हुई थी? मूल अधिकारों पे हुई थी। देखिए इतिहास में मेनली आधुनिक भारत से क्वेश्चन आते हैं, थोड़े बहुत एंशिएंट से आते हैं। अगर आपको पेट की तैयारी करना है तो आप जानिए एंशिएंट के कुछ हिस्से हैं, उन्हीं पे ध्यान दीजिए। गुप्त साम्राज्य हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, हर्षवर्धन का साम्राज्य हो गया, दक्षिण भारत के चोल साम्राज्य हो गए, थोड़ा सा सिंधु सभ्यता और आर्य सभ्यता, इन पे ध्यान दे देंगे तो प्राचीन भारत का सिलेबस लगभग खत्म हो जाएगा। इधर थोड़ा बहुत दिल्ली सल्तनत को पढ़िए, भक्ति आंदोलन से पढ़िए और अकबर को पढ़िए। मुगल काल में अकबर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, औरंगजेब से पढ़िए और उसके बाद आधुनिक भारत को खूब ढंग से पढ़िए। आधुनिक भारत से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? आप जानते हैं सुभाष चंद्र गदर पार्टी लाला हरदयाल ने की थी। अगर इसको हम यहीं पे मिला दें तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। मित्र मेला ये वीडी सावरकर हो गए और होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट और तिलक ने की थी और इंडियन नेशनल आर्मी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए का टू किसमें है? इसमें है। तो इसका सही आंसर बी होगा। क्या होगा? बी होगा। अगर एक भी आपको मालूम है तो इसमें से आप आंसर लगा सकते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये देखिए व्याख्या भी लिखी हुई है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने की थी और सुभाष चंद्र बोस ने ही, यहाँ पे दो चीजें याद रखिए। पहला, सुभाष चंद्र बोस ने ही महात्मा गांधी को यहीं पे राष्ट्रपिता कहा था। क्या कहा था? राष्ट्रपिता कहा था। और सुभाष चंद्र ने नारा दिया था दिल्ली चलो का, और दूसरा नारा क्या दिया था? तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल और सोहन सिंह भकना ने, इन्होंने कहाँ की थी? कनाडा और यूएसए में की थी, है ना। भारत से बाहर रह के स्थापना की थी। मित्र मेला विनायक दामोदर सावरकर ने बॉम्बे में की थी और उसके बाद होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने, ये पूरे भारत में इनकी होम रूल लीग फैली हुई थी। 1916 में की थी। तिलक की होम रूल लीग बम्बई और पुणे केवल दो जगह फैली हुई थी। ठीक है, उसकी बात करते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो खिलाफत आंदोलन से महात्मा गांधी के जुड़ने का विरोध मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। उन्होंने कहा था, पहले आपको जानना चाहिए खिलाफत आंदोलन क्यों चलाया गया था। देखिए जब वर्ल्ड वार हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की ने क्या कहते हैं ब्रिटेन का साथ दिया, लेकिन क्या कहते हैं ब्रिटेन और इन सब देशों ने तुर्की के साथ धोखा किया और वहां से क्या कहते हैं जो इनका हेड होता है मौलवी,
उस मौलवी को हटाने की बात की, ठीक है। और उसके वो क्या कहते हैं, जो हेड था, जैसे क्या कहते हैं आप नॉर्मल ये समझिए कि पोप हेड होता है किसका, मुस्लिम क्या कहते हैं ईसाइयत का, उसी तरह खलीफा जो होता है वो मुस्लिम का हेड होता है, वो तुर्की में बैठता था। पूरे दुनिया में जितने मुसलमान पाए जाते थे वो तुर्की के खलीफा की बहुत इज्जत करते थे, और यहाँ खलीफा का पद समाप्त होने की बात करने लगे खलीफा का, इसलिए पूरी दुनिया के मुसलमान अंग्रेजों से शुदा थे और इसके खिलाफ पूरी दुनिया में खिलाफत आंदोलन चल रहा था। तो भारत में भी मुसलमान थे, खिलाफत आंदोलन इसीलिए चल रहा था, और उसमें महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया, और उसके बाद उन्होंने सहयोग आंदोलन चलाया। तो खिलाफत आंदोलन में मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका विरोध किया था। इसका सही आंसर क्या होगा, सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने इनका विरोध किया था। ये देखिए लिखा भी है, मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था। खिलाफत आंदोलन 1920-21 में मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के प्रारंभ होने का मुख्य कारण तुर्की के खलीफा का पद था। ठीक है, एकदम बहुत आसान क्वेश्चन है। फिर ये खिलाफत आंदोलन इसलिए समाप्त हो गया कि कमाल पाशा ने खुद, जो तुर्की के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री बने, हेड बने, उन्होंने क्या कहते हैं खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया। तो ये आंदोलन अपने आप ही समाप्त हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र में शामिल था। काकोरी षड्यंत्र में जो शामिल हुए, ये एक ट्रेन की चोरी थी, काकोरी स्टेशन पे हुई थी, सरकारी खजाना। देखिए जो क्रांतिकारी थे उनके साथ सबसे ज्यादा दिक्कत थी हथियारों की, दूसरी धन की, और धन की व्यवस्था जब होगी तभी हथियार वो खरीद सकते थे, इसलिए वो सरकारी खजाने लूटते थे। तो वो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ने, काकोरी षड्यंत्र में कौन शामिल था, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन शामिल था, और इसकी स्थापना किसने की थी, चंद्रशेखर आजाद और इन सब लोगों ने मिलकर की थी। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना वर्ष 1924 में सचिन चंद्र सन्याल द्वारा कानपुर में की गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य अंग्रेजी शासन को उखाड़ फेंकना था। एचआरए ने 9 अगस्त 1925 को पैसा इकट्ठा करने के उद्देश्य से लखनऊ के पास काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन मालगाड़ी को रोककर सरकारी खजाना लूट लिया तथा सरकारी खजाना लूटने का विचार राम प्रसाद बिस्मिल का था। इसमें राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाल, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को देखिए फांसी हुई। 1927 में सचिन सान्याल को आजीवन कारावास की सजा मिली। इसमें सब लोग पकड़े गए थे, खजाना भी पकड़ा गया था, है ना। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थापना। तो गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल, सोहन सिंह बकना ने, अनुशीलन समिति, वारिंद भूपेंद्र, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। तो ये जितनी एसोसिएशन है उनके नाम दिए हैं, सचिन सान्याल और राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद देखिए शामिल है ना एचआरए में, ठीक है। और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बाद में, जिसमें भगत सिंह भी शामिल हो गए। मेनली चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह शामिल थे। नागार्जुन सागर बांध। अब हम इतिहास के 10 क्वेश्चन देखिए आए हुए हैं पेट में। आप पढ़ते समय इन बातों का ध्यान रखिए कि किस पोर्शन से कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, हमको किस में कितनी मेहनत करनी है। जैसे इकोनॉमिक्स में बहुत कम मेहनत करनी है, ज़्यादा मेहनत आपको इतिहास, भूगोल और पॉलिटी पे करनी है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। फिर मैथ वाले और हिंदी वाले पोर्शन आपके है ही हैं। तो इसमें नागार्जुन सागर बांध किस नदी पे बना हुआ है, तो नागार्जुन सागर बांध कृष्णा नदी पे बना हुआ है। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। और बांध जैसे पोलोरम सिंचाई परियोजना गोदावरी पे है, ये भी दिया है। रामगंगा परियोजना रामगंगा, गंगा सहायक नदी, और शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी पे है, शिव समुद्रम परियोजना। तो ये क्या है कि जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसकी भी व्याख्या किताब में कायदे से की गई है। तो जब आप किताब पढ़ेंगे तो आपको यही सब फायदे मिलेंगे कि आपके एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, माउंट एवरेस्ट प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई। देखिए माउंट एवरेस्ट पे प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई, 1953, 54, 55 दिया है, 51, 53। 53 में सबसे, ये तो ठीक है क्वेश्चन इन्होंने पूछ ही लिया है, लेकिन जो क्वेश्चन आता है पहला भारतीय कौन था जो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ा, ठीक है। और डेट बहुत कम पूछता है, हालांकि इन्होंने पूछ लिया है, लेकिन जब आप वो पढ़ने के क्रम में जाएंगे तो आपको याद समझ में आ जाएगा। देखिए शेरपा तेंजिंग नोरगे और एडमंड हिलेरी, ये 2 नाम आपको याद रखने हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले प्रथम व्यक्ति थे। जो इसकी फतह, उन्होंने, यात्रा तो बहुत पहले चालू हुई थी, लेकिन जो फतह 1953 ईस्वी में की थी। कब की थी, 1953 ईस्वी में। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला थी। ये देखिए इसी के साथ व्याख्या में एक नाम दे दिया गया है, क्योंकि अगर इससे रिलेटेड अगला क्वेश्चन बनता है तो यही, कौन प्रथम भारतीय महिला थी, तो वो कौन थी, बछेंद्री पाल थी, जिन्होंने एवरेस्ट पर चढ़ाई की है। अरुणिमा सिन्हा कृत्रिम पैरों से एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पहली महिला है, तो इन्होंने कृत्रिम पैरों से की है, तो ये भी इंपॉर्टेंट नाम है, अरुणिमा सिन्हा और
एडमंड हिलेरी, नोर्गे और उसके अलावा बछेंद्री पाल। ये व्याख्या देखिए, यही किताब पढ़ने का फायदा है, वाईसीटी की बुक पढ़ने का आपको यही फायदा है कि व्याख्या बहुत सारी मिलेगी और आपको इसी तरह लगेगा कि जैसे कोई टीचर बता रहा है और आपके अगल बगल के बहुत सारे क्वेश्चन भी तैयार होंगे। ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नेम ऑफ द बर्ड सेंचुरी नेशनल पार्क एट द भरतपुर। भरतपुर में कौन सा है? भरतपुर में केवला देव घना राष्ट्रीय उद्यान है, जो कहाँ है? भरतपुर राजस्थान में है, वहां पे है। इसके अलावा भैंसरा गोड़ अभ्यारण्य और घाट प्रभा अभ्यारण्य और दर्रा अभ्यारण्य, ये कहाँ है ये भी जान लीजिए, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। तो इसमें भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का अन्य नाम केवला देवी घाना राष्ट्रीय उद्यान है, ये मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा राजस्थान के भरतपुर में स्थित है घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य बेलगाम कर्नाटक में है। दर्रा अभ्यारण्य मुकंदरा हिल नेशनल पार्क राजस्थान में स्थित है और भेसरागढ़ अभ्यारण्य चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो इसमें 3 तो राजस्थान से ही रिलेटेड है, केवल एक अलग है घाट प्रभा पक्षी अभ्यारण्य। तो राजस्थान के तीनों नाम आप याद रखिए, ये पूछ सकता है। ऐसी बात यूपी में कौन कौन से हैं ये भी आपको याद रखने पड़ेंगे, यूपी स्पेशल तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, पेट आप दे रहे हैं यूपी के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए। भिलाई इस्पात संयंत्र के लोएस्ट का स्रोत क्या है? दिल्ली रजारा से आता है। ये जब ज्योग्राफी में आप पढ़ेंगे, मिनरल्स पढ़ेंगे, ये इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी का मिक्स क्वेश्चन है। भारत का औद्योगिक विकास जब आप पढ़ेंगे तो उसमें समझ में आएगा आपको। लोएस्ट का स्रोत जो है दिल्ली राजहरा है। भिलाई इस्पात संयंत्र का मुख्य स्रोत क्या है? दिल्ली राजहरा। ये ऑप्शन होगा कोरबा, उमरिया, राजनांदगांव नहीं है। ठीक है ना। लोएस्ट सबसे अधिक कहां से निकाला जाता है भिलाई के लिए? दिल्ली राजहरा से निकाला जाता है। भिलाई इस्पात संयंत्र को लोएस्ट की प्राप्ति दिल्ली राजहरा खान से होती है। यह खान छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में स्थित है। भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। कोरबा खान एक कोयला खान है जो छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में है, तो वहां से कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये दर्रे के नाम दे रखे हैं, कौन कौन सा जोड़ा सही नहीं है? सही नहीं है ये ध्यान रखना है। जैसे जोजिला और ब्रिजिल जम्मू कश्मीर में ये सही है, बारा लापचा और सिपकला उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में तो कोई दर्रा ही नहीं है, तो ये अपने आप गलत हो गया, ये अपने आप गलत हो गया। इसके अलावा थागला नीतिपास लिपुलेख हिमाचल प्रदेश में है, नाथुला जलेपला सिक्किम में। तो यहाँ पे 2 गलत दे रखा है, थागला नीतिपास और लिपुलेख। ये कहाँ है? ये उत्तराखंड में है, ये उत्तराखंड में है। तो दूसरा तो गलत है, तो दूसरा किसमें है? 2, 3, 1 सही है, 2, 3 इसमें है और इसमें है, तो इसका बी आंसर होना चाहिए। ये देखिए बी आंसर है। जोजिला और ब्रिजिल दर्रा जम्मू और कश्मीर में है, बारा लामचा सिपकला हिमाचल प्रदेश। नीति माना और लिपुलेख कहाँ है? उत्तराखंड में है। नाथुला और जलेपला सिक्किम में है। थांगला लद्दाख में है। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको याद करने में दिक्कत होती होगी, तो यहाँ पे नाम लिख लीजिए मालती। ये मालती नाम रख लीजिए तो आपको उत्तराखंड के सारे दर्रों के नाम याद रहेंगे। माना है ना, लिपुलेख और नीति, मालिनी या मालती, जिससे आप याद रख सके ना भी लिख लीजिए, है ना। नीति दर्रा, माँ से माना दर्रा और ला से लिपुलेख, ये सब कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक है। इस तरह से आप कुछ शॉर्ट चीजें बना लेंगे तो आपको क्या रहेगा? आसानी रहेगा। दर्रों को किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होती है? शेयरों की कीमत, ब्याज दर, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। नई पूंजी जब मिलेगी तो नो डाउट है कि क्या होगा? निवेश में वृद्धि की संभावना बढ़ जाएगी। तो नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति के बढ़ने से फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना बढ़ जाती है। तो इस तरह के क्वेश्चन पेट में आते हैं, लेकिन इकोनॉमिक्स से बहुत कम क्वेश्चन रहते हैं। बस कुछ चीजें आती हैं जो आपको पढ़नी पड़ेंगी और चीजों को समझना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एजेंसी, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था कौन सी है? नीति आयोग है, आरबीआई है, वित्त मंत्रालय है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। देखिए इसमें कंफ्यूज मत होइए, भारत की राष्ट्रीय आय आरबीआई नहीं करता है। नीति आयोग का काम नीति बनाना है, वो कहाँ से करेगा? वित्त मंत्रालय भी नहीं करता। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन कहाँ है? कलकत्ता में है, इसी के जिम्मे ये काम है। तो भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। इसकी स्थापना 1951 में की गई थी। सीएसओ का मुख्यालय नई दिल्ली में और कलकत्ता में भी इसकी ब्रांच है। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है ये। हालांकि हर जो भी भारत में है वो सब भारत सरकार के अधीन है, ठीक है ना। लेकिन भारत की राष्ट्रीय आय कभी भी आप आरबीआई और नीति आयोग मत मान दीजिएगा। अधिकतर बच्चे वित्त मंत्रालय मार देते हैं कि इसी के अंडर में होगा, लेकिन वो सेंट्रल स्टैटिक ऑर्गेनाइजेशन और ये संगठन किसके अंदर है? ये संगठन जो है ये मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है।
ठीक है ना। सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय एक अलग मंत्रालय है। सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र हॉस्पिटलिटी से संबंधित है। देखिए प्रथम क्षेत्र क्या होता है? कृषि क्षेत्र होता है, द्वितीय औद्योगिक क्षेत्र होता है, तीसरा सेवा क्षेत्र आता है। तो तृतीय क्षेत्र होगा, तो इसमें आंसर क्या होगा? तृतीय होगा। इसको आप ऐसे समझ लीजिए, कृषि करने वाला जब आप रॉ मटेरियल उत्पन्न करते हैं वो प्राथमिक क्षेत्र आता है। जैसे गेहूं उत्पन्न किए, ये प्राथमिक क्षेत्र में आया। गेहूं से जो ब्रेड बनाएगा वो द्वितीय क्षेत्र में आएगा, उद्योग है गेहूं से ब्रेड बनाना। और सेवा क्षेत्र में जो आएगा, जो ब्रेडों को घर घर तक पहुंचाएगा, जैसे आपका फ्लिपकार्ट हो गया, है ना। इस तरह की बहुत सारी हॉस्पिटलिटी, ये सारी चीजें तृतीय क्षेत्र में आती हैं, थर्ड क्षेत्र में आती हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। देखिए दूसरा नाम तृतीय क्षेत्र है, दिया भी है, और इसमें इसीलिए व्याख्या दी गई। जो प्राथमिक कृषि हो गया, द्वितीय उद्योग हो गया, तृतीय सेवा क्षेत्र हो गया। जब आप व्याख्या पढ़ेंगे बुक की तो आपको बहुत आराम रहेगा, इस तरह से आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में श्वेत क्रांति के जनक, भारत में व्हाइट रेवोल्यूशन के जनक जो थे वो डॉक्टर वर्गीस कुरियन थे। और अमूल आज जो संस्था है इन्हीं के आधार पर है। विश्व में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादन में हम आगे हैं, वो सारा योगदान इन्हीं का है, डॉक्टर वर्गीस कुरियन का। हालांकि ये ब्रिटिश थे, है ना। ये IIT मद्रास से इंजीनियरिंग करना चाहते थे, लेकिन इनकी इंजीनियरिंग में कोई जगह नहीं बची थी, टेक्निकल क्षेत्र में करना चाहते थे। उसमें डेयरी की एक नई आई थी जिसपे स्कॉलरशिप भी मिल रही थी कि डेयरी पे कोई करने वाला व्यक्ति हो, तो ये सोचे चलो इंजीनियरिंग की सही, कहीं नहीं सिलेक्शन हुआ तो ये चले गए स्कॉलरशिप लेके डेयरी पे शोध करने। डेयरी पे शोध करके भारत आया, और भारत में इन्होंने धीरे धीरे चीज़ों को गुजरात से चालू किया, और आज आनंद जगह का नाम है गुजरात के, और वहीं से ये अमूल डेयरी फेमस हो गई, और भारत दुनिया में सबसे अधिक दुग्ध उत्पादक बन गया है डॉक्टर वर्गीस कुरियन के कारण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ड्यूरिंग इकोनॉमिक रिफॉर्म? इकोनॉमिक रिफॉर्म, देखिए यहाँ दो चीजें बहुत अच्छी हैं इस क्वेश्चन में, एक आसानी हो गई है। एक तो आपको सीधे या तो नाम याद रहे कि वो PV नरसिम्हा राव हैं, या तो आपको समय 1991 में भारत का प्रधानमंत्री कौन था ये याद रहे, तो आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? PV नरसिम्हा राव। भारत में आर्थिक सुधार 1991 ईस्वी के समय प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव तथा वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह। यही बच्चे गड़बड़ करते हैं, हमेशा ध्यान रखिए। कभी कभी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि उस समय वित्त मंत्री कौन थे जब आर्थिक सुधार हुआ, मनमोहन सिंह थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में, अब देखिए पॉलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ गए हैं। भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल और दंड प्रक्रिया समिति। IPC भाई, इंडियन पैनल कोड इसका नाम ही है। इसका नाम ही क्या है? IPC, इंडियन पैनल कोड। जब इंडियन पैनल कोड है तो ये राज्य सूची में कैसे आएगा? ये केंद्र सूची में आएगा। और पुलिस आप देखते हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस, मुंबई पुलिस, MP पुलिस, झारखंड पुलिस, इसका मतलब ये स्टेट में है। कानून, लॉ एंड ऑर्डर बनाना किसका काम है? हर राज्य का काम है। और जेलें जो होती हैं उसमें कुछ जेलें, जैसे सेलुलर जेल है ना, वो केंद्र सरकार के अंडर, नॉर्मल जो जेलें होती हैं वो किसके अंडर में होती हैं? राज्य सरकार के अंडर में होती हैं। तो इसमें IPC जो है वो यहाँ दिया है, सम्मिलित नहीं है, तो IPC नहीं होगा। सही आंसर इसका होगा IPC। देखिए दिया भी है, पुलिस, कानून एवं व्यवस्था तथा जेल राज्य सूची के विषय है, जबकि दंड प्रक्रिया समिति समवर्ती सूची का विषय है। केंद्र और राज्य दोनों में लागू होता है। तो 7वीं अनुसूची में संघ और राज्यों को अलग किया गया है, ये भी इंपॉर्टेंट बात है। इससे रिलेटेड देखिए, पॉलिटी पढ़ते समय कुछ बातों का ध्यान रखिए। फंडामेंटल राइट, उद्देशिका, ठीक, मूल अधिकार हो गया, और जो क्या कहते हैं फंडामेंटल राइट्स के बाद आता है 51A, उसको ढंग से आपको पढ़ना है ना। इन सब चीजों से, मूल कर्तव्य क्या हो गए, हर व्यक्ति, इन सब से क्वेश्चन बहुत आते हैं। निम्नलिखित क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? क्या विशेषता नहीं है पूछा है। नहीं है, अर्धसंघीय संरचना है, एकदम सही है। ठीक है। प्रतिबद्ध न्यायतंत्र है, कमिटेड जुडिशरी नहीं है, भारत में कमिटेड जुडिशरी नहीं है। भारत शक्तियों का वितरण किया गया है, भारत में 3 तरह से शक्तियों का विभाजन किया गया है ना। एक है जो कानून बनाती है, जो हमारी संसद है। एक है कानून को लागू करती है, वो कार्यपालिका है। और एक कानून सही बना है कि गलत बना है इस पर निर्णय करती है, वो क्या है? न्यायपालिका है। तो हमारा कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका 3 भागों में बटा हुआ है, तो ये एकदम सही है। फिर लिखित संविधान है, और संविधान की सर्वोच्चता है ही है, और भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, यह भी मालूम होना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रतिबद्ध न्यायपालिका नहीं है, तो इसका आंसर B होगा। व्याख्या भी दे रखी होगी। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता है,
विभिन्न संशोधनों से मूल तत्वों को ग्रहण करना, नम्रता और अनम्रता का समन्वय, एकात्मता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था, सरकार का संसदीय रूप, संसदीय प्रभुसत्ता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय, एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका, एक धर्मनिरपेक्ष राज्य, शक्तियों का विभाजन। ये भारतीय संविधान की विशेषता है। क्या है? स्वतंत्र न्यायपालिका, कमिटेड नहीं, क्या? स्वतंत्र न्यायपालिका, इसीलिए वो आंसर गलत दिया। फिर निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। हमेशा हमने बताया अभी आपको कि आपको मौलिक अधिकार, सबसे पहले मौलिक कर्तव्य, फिर मौलिक अधिकार और फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इन तीनों को कायदे से तैयार करना। अनुच्छेद 40 में यह बात की गई है आर्थिक न्याय की राज्य के नीति निर्देशक तत्व है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखिए सी आंसर है इसका एकदम सही। और यहाँ देखिए व्याख्या भी दे रखी है। अनुच्छेद 38 में राज्य सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय सुनिश्चित कर आय, स्थिति तथा सुविधाओं तथा अवसरों में असमानताओं को कम करके सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित एवं संरक्षित कर लोगों के कल्याण की बढ़ावा देने का प्रयास करता है। तो कभी अनुच्छेद पूछ लेगा किस आर्टिकल में ये दिया है, कभी डायरेक्ट पूछ लेगा। तो इन चीजों को इसीलिए हम कहते हैं कि आप जब किताब पढ़ेंगे तो ये व्याख्या पढ़ेंगे, और जब ये व्याख्या पढ़ेंगे तो आपके कई क्वेश्चन तैयार होंगे। तो अधिक से अधिक ई बुक्स की व्यवस्था कीजिए, पढ़िए, या हार्ड कॉपी मंगाइए YCT की, तब आपको इसी तरह से व्याख्या मिलेगी और आपकी सफलता के जो परसेंटेज है नो डाउट बढ़ जाएंगे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायतें आर्टिकल 40 में है। ग्राम पंचायतें किसमें है? आर्टिकल 40 में है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में है। तो आर्टिकल 40 होगा। महात्मा गांधी से लेके बहुत लोग लगे हुए थे और बाद में ये चीजें हुई। देखिए ग्राम पंचायतों का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है। और इसके अलावा जो अनुच्छेद और दे रखे हैं उनकी भी व्याख्या दे रखी है। अनुच्छेद 38 में राज्य द्वारा सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देना है ना। 44 में समान नागरिक संहिता है, और ये 38 में ही न्याय, वो क्या आर्थिक न्याय की बात की गई है। अनुच्छेद 46 समाज के कमजोर वर्गों के लिए है। तो ये सब क्वेश्चन हमेशा आते हैं। तो आपको मैंने बताया जो मूल कर्तव्य हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल हो गए, और क्या कहते हैं मूल अधिकार हो गए, इनको तो बहुत कायदे से आप पॉलिटी में पढ़ के जाइए, इनसे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। अगला है त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था। ये फिर आ गया। तो इसमें किसने त्रिस्तरीय की व्यवस्था? देखिए अशोक मेहता कमेटी और बलवंत राय मेहता कमेटी, ये पंचायती समिति के लिए कमेटियां बनी थी कि पंचायती राज भारत में लागू किया जाए कि नहीं। कोई त्रिस्तरीय की बात कर रहा था, कोई द्विस्तरीय की बात कर रहा था। तो अशोक मेहता कमेटी, भारत में प्रतिवर्ष 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। देखिए व्याख्या में एक क्वेश्चन आपको ये मिला। अगला देखिए 24 अप्रैल 1992 को 73वां संविधान संशोधन, ये भी आपको याद रखना। पंचायती राज 73वें से और नगर पालिका वाला 74वें से। और बलवंत राय मेहता की संशोधित पे त्रिस्तरीय। तो ये बलवंत राय मेहता ने क्या दिया था? त्रिस्तरीय। अशोक मेहता समिति ने द्विस्तरीय पंचायती राज की संशोधित की थी, ये याद रखिए। अशोक मेहता, इसीलिए मैं बता रहा था अशोक मेहता द्विस्तरीय और ये त्रिस्तरीय। बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है? स्विच चालू होने पे, स्विच बंद होने पे, नॉर्मल सी बात है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, जरा इसको समझ लीजिए आप। ये मान लीजिए एक बल्ब लगा हुआ है, एक बल्ब लगा हुआ है। एक सर्किट पहले बनाइए। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है ना। और यहाँ पे ये स्विच लगा हुआ है, और यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है। इसमें करंट फ्लो कब होगा? जब ये स्विच ऑन होगा कि ऑफ होगा। हम लोग जो करते हैं, जब ऑन करते हैं तो उसका मतलब ऑफ होता है, मतलब सर्किट को आप जोड़ देते हैं, सर्किट को आप जोड़ देते हैं। जब ऑफ करते हैं सर्किट को काट देते हैं। तो अगर इसके हिसाब से समझेंगे तो स्विच बंद होने पर क्या होगा? स्विच बंद होने पे, सर्किट के क्लोज होने पे। यहाँ पे स्विच दे रखा है इसलिए समस्या आ रही है, क्योंकि हम लोग स्विच को ऑन ऑफ करते हैं, इसीलिए आयोग ने शायद इस क्वेश्चन को काट दिया था, है ना। क्योंकि यहाँ सर्किट के बंद होने और सर्किट के खुलने पे दिया रहना चाहिए था। इस वजह से आप इसकी व्याख्या देखिए तो आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए मैंने चित्र बना के आपको समझा दिया है कि आपको दिक्कत ना हो। बिजली का प्रवाह सर्किट में स्विच बंद होने पर होता है। यूपीएसएससी ने इस प्रश्न सभी को समान अंक दिए हैं। समझिए आप क्यों उन्होंने गलती कर दी है, क्योंकि सर्किट देना चाहिए था। खुला सर्किट और क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट होता है, और उन्होंने क्या कर दिया था? स्विच दे दिया था। तो स्विच तो बाहर लगता है, स्विच हम लोग ऑन करते हैं तो बल्ब जल जाता है। तो सही आंसर हम लोग तो ऑन दे देंगे, लेकिन मेनली क्या है? सर्किट को जोड़ना है, तो बंद होगा तो सर्किट जुड़ेगा।
इसलिए इसकी आंसर इन्होंने सबको समान नंबर देते हैं। एसआई का मात्रक ओम का मात्रक ओम होता है, हमेशा प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का मात्रक क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, फैराडे विद्युत का है वोल्ट, वोल्टेज का मात्रक है, और एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है। इसकी व्याख्या विधि होगी, देख लीजिए आप। फैराडे विद्युत धारिता का है, ओम प्रतिरोध का है, वोल्ट विद्युत विभव का है, एम्पियर विद्युत धारा का है। सबका दिया है। साइंस के नॉर्मल क्वेश्चन जो आप 6, 7, 8 में पढ़ते आते हैं वही पूछ रहा है। हाई स्कूल तक की साइंस आप पढ़ लीजिए, आपका पेट कोई नहीं रोक सकता, साइंस के क्वेश्चन आपके कहीं से गलत नहीं होंगे। सोर टेस्ट, लेमन इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाइल्ड ऑफ, क्या होता है, जितने भी खट्टे रसदार फल है उसमें क्या पाया जाता है, साइट्रिक एसिड पाया जाता है। ये दो चीजों के मुख्य स्रोत होते हैं, एक विटामिन सी के, एक साइट्रिक एसिड के, हमेशा ध्यान रखिए। कौन सा एसिड, साइट्रिक एसिड। और विटामिन सी को क्या बोलते हैं केमिकल नेम, एस्कॉर्बिक एसिड, ये भी नाम याद रखिए। तो इसका सही आंसर क्या होगा, साइट्रिक एसिड। ये देखिए, नींबू में साइट्रिक एसिड, सिरका में एसिटिक अम्ल, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, और चींटी के डंक में फार्मिक एसिड। यहाँ चींटी का डंक याद रखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है। फार्मिक एसिड पाया जाता है। प्याज के काटने पे सल्फर गैस छूटती है, जो गंध आती है तीव्र, तो ये भी याद रखिए। इस तरह क्वेश्चन आते रहते हैं। अगला है कर्कट जनक रसायन। कर्कट जनक रसायन, कर्कट का मतलब बात समझिए, कर्कट का मतलब कैंसर होता है। कर्कट का मतलब कैंसर होता है, तो इसमें कैंसर होगा, कहीं भी होगा, देखिए कैंसर। तो ऐसे केमिकल जिनसे कैंसर होता है, तो कर्कट जनक से क्या होता है, कैंसर होता है। कर्कट का मीनिंग जिसको याद है उसको इस क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। ये देखिए, कर्कट जन रसायन से कैंसर रोग होता है। नेक्स्ट, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है, एपिडर्मिस कहलाती है। तो अधिचर्म, चर्म, एंडोडर्मिस, है ना, और क्या दिया है, स्पेशल डर्मिस। अच्छा, यहाँ डर्मिस के कई प्रकार कर दिए हैं, तो एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस तो मैंने बोल भी दिया, एपिडर्मिस होती है, तो एंडोडर्मिस नीचे वाली होती है। तो इसमें आप 9-10 में अगर साइंस बायोलॉजी पढ़े होंगे, साइंस में बायोलॉजी भी है, तो बायोलॉजी में हमारे एनिमल टिश्यू दे रखे हैं। एनिमल टिश्यू में ये डर्मिस का फिगर दे रखा है, उसको ध्यान से देख लीजिए, तो आपको इसका आंसर अपने आप मिल जाएगा कि कौन सा हिस्सा सबसे ऊपर है, उसको एपिडर्मिस बोलते हैं। ये देखिए, इसकी व्याख्या भी दे रखी हुई। त्वचा की ऊपरी सतह को अधिचर्म या एपिडर्मिस, और मध्य प्रदेश को डर्मिस, तथा सबसे गहरी परत को सब क्यूटी बोलते हैं। थैंक्स टू वॉचिंग। आज के लिए दैट्स एनफ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक आप इन क्वेश्चनों को रिपीट कीजिए, व्याख्या को पढ़िए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। तब तक के लिए गुड बाय।